ग्रामायण प्रतिष्ठान 2025 के आज तीसरे और समापन दिवस में अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। और किस तरीके से यहाँ पे जो ये स्टॉल्स लगाए गए थे, किस तरीके से ये जो एनजीओज यहाँ पर जुटे थे, लगभग 58 से ज़्यादा एनजीओज यहाँ पर आए थे और कई सारे लोगों ने उन एनजीओज की मदद कर कर कई सारा अच्छा काम किया। आइए हम लोग यहाँ पे आयोजकों से करते हैं बातचीत और साथ ही साथ स्टॉल वालों से भी करते हैं बातचीत कि किस तरीके का प्रतिसाद उनको मिला और किस तरीके से वो देखते हैं कि आने वाले समय में ग्रामायण प्रतिष्ठान क्या और भव्य हो सकता है या नहीं। मेरा नाम हर्षल धांडे है। हमारे यहाँ संस्था का नाम समर्पण प्रतिष्ठान है, जो कि अपना गुरुकुंज मोजरी है, वहाँ के पास अपनी संस्था है। संस्था में जो समाज में जो अभी चल रहा है, मतलब जो पीड़ित लोग हैं, मतलब पीड़ित महिला, फैमिली डिस्प्यूट चल रहे हैं, फैमिली में वाद विवाद चल रहे हैं, तो हमारी संस्था उस पर काम कर रही है। मतलब अगर कोई फैमिली में डिस्प्यूट चलता है तो वहाँ से हमारे यहाँ पे महिला आती, उसको हम विसावा केंद्र, मतलब विसावा केंद्र हमारे यहाँ पे चलता है। मतलब कोई भी महिला को अगर प्रॉब्लम होता है तो उसको सिर्फ ज़रूरत रहती 3 दिन की, क्योंकि जो सिर पर प्रेशर है वो 3 दिन का ही रहता है, क्योंकि जो राग बोलते हैं अपन। फिर 3 दिन के बाद क्या होता है, वो खुद का पर्याय सोचती, मतलब उसको लगता है कि भाई अभी कहाँ जाना चाहिए, तो वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे जा सकती है। अभी फ़िलहाल संस्था मतलब संस्था को 6 एकड़ ज़मीन मिली पूरा लोकसभा बाग से, तो उस पर अभी बाम्बू और माटी से कुछ हमने घर बनाए और बाहर काम चालू है पूरा। मतलब जो भी संस्था का काम है वो पूरा लोकसभा बाग से चलता, मतलब शासकीय और राजकीय से संस्था दूर है। तो इसी तरह से अभी संस्था का काम चल रहा है। और समाज में जो मतलब स्टूडेंट रहते हैं, जिनको लगता है कि समाज में कुछ तो भी नया होने को ना, तो हमारे संस्था में मतलब साल में एक बार हम मैत्री शिविर करते हैं। मतलब जहाँ पे महाराष्ट्र से पूरे वॉलेंटियर्स आते, वहाँ पे 5 दिन स्टे रहता उनका। और स्टे रहने के बाद महाराष्ट्र में जो दिग्गज लोग हैं, मतलब जिनका समाज के प्रति कुछ तो भी कार्य चल रहा है, तो हम वो लोगों को वहाँ पे बुलाते, वहाँ पे बुलाने के बाद वो सब वहाँ पे सेशन चलता पूरा। तो इस तरह से संस्था का काम अभी चालू है फिलहाल। मैं विजय जाधव, मैं ठाणा से आया हूँ और ये नागपुर में बहुत अच्छा प्रतिशत है 2 दिन का। और इसके पहले हम लोग 2016-17 में यहाँ नागपुर में प्लेटफॉर्म स्कूल चलाते थे, जहाँ जो रेलवे स्टेशन पर जो बच्चे भागकर आते हैं और ट्रैफिकिंग होता है, ऐसे बच्चों के साथ हमारा काम है। अभी तक हम 10 रेलवे स्टेशन पे काम कर रहे हैं 5 डिस्ट्रिक्ट में, और 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को हमने घर भेजा है। और हर महीना मेरे पास 250 बच्चे आते हैं। तो समस्या अलग अलग है, लेकिन ऐसे बच्चे अगर वाम मार्ग में चले गए, गलत रास्ते पे चले गए, तो शायद कोई चोर बने, आतंकवादी बने, ये ना बनना चाहिए करके हम लोग बच्चों का रिहैबिलिटेशन भी करते हैं, उसको मदद भी करते हैं। यूनिक काम है, अलग काम है और काफ़ी अनुभव है इसमें हमारा। तो अच्छा लगा यहाँ पर भी, और नागपुर कर हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि फिर से यहाँ प्लेटफॉर्म स्कूल चालू होने के लिए ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। प्रतिशत अच्छा है, काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं। मैं स्नेहांचल पैलिएटिव केयर सेंटर और हॉस्पिस से हूँ। हम लोग पिछले 19 सालों से कैंसर पेशेंट्स के साथ काम कर रहे हैं। और टीबी वार्ड जो है उसके पीछे पुराना इमामबाड़ा पुलिस स्टेशन बिल्डिंग है, वहाँ कैंपस है स्नेहांचल का। स्नेहांचल बेसिकली पेन मैनेजमेंट पे काम करता है, एक्टिव ट्रीटमेंट कैंसर की करता नहीं है। पर जो भी तकलीफ़ है, मैंने फिर वो केवल शारीरिक वेदना नहीं तो सामाजिक है, क्योंकि कैंसर के साथ एक सोशल स्टिग्मा है, तो इस वजह से सामाजिक वेदना है ही है। लोगों का दृष्टिकोण बदल जाता है कैंसर पेशेंट के देखने के हिसाब से, तो वो एक मैनेज हम करते हैं। और उसके अलावा स्पिरिचुअल पेन है, उसके अलावा इमोशनल सपोर्ट है, ये सब स्नेहांचल देता है। मेन काम काउंसलिंग और वो सपोर्ट देना है, केवल पेशेंट को नहीं तो उसके पूरे परिवार को। उसके अलावा होम केयर सर्विसेज हैं हमारी, घर जाके भी हम काउंसलिंग करते हैं, डॉक्टर है, नर्स है। क्योंकि नागपुर में ओरल कैंसर यानी मुंह के कैंसर का, हेड एंड नेक का बहुत ज़्यादा प्रमाण है,
तो उनके घाव रहते हैं और उसमें कई बार इल्लियाँ हो जाती हैं, तो वो मैनेज करने का भी काम स्नेहांचल करता है। तो होम केयर में भी वो काम होता है और हमारे यहाँ ड्रेसिंग के लिए पेशेंट्स आते हैं। स्नेहांचल कैंपस में ही ओपीडी भी है, जहाँ रोज़ तकरीबन 25 से एक पेशेंट्स का डॉक्टर का कंसल्टेशन और उतने ही ड्रेसिंग के लिए ही आते हैं। सब जो सर्विसेज हैं, होम केयर हुआ, आईपीडी ओपीडी हुआ या आउटरीच जो स्लम्स में हम ओपीडी चलाते हैं, वो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। दवाइयाँ जो हम पेशेंट्स को देते हैं वो भी स्नेहांचल में से ही देते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। कितने ही दिन हमारे यहाँ एडमिट रहे पेशेंट, 2 दिन रहे ना हफ्ता भर रहे, उससे ज़्यादा रहे, उससे कुछ भी चार्ज नहीं किया जाता है और उसको खाने पीने का भी विचार नहीं करना पड़ता कि मैं घर से कैसे मंगाऊँ, क्योंकि हमारा खुद का किचन है। उनके डाइट के हिसाब से उनको हमारे यहाँ से दिया जाता है। उसके साथ एक केयर गिवर यानी एक परिवार का व्यक्ति वहाँ होना ज़रूरी है उस पेशेंट के साथ। तो वो जो केयर गिवर है उसका भी 2 वक्त का खाना, चाय जो भी है वो भी स्नेहांचल ही बेयर करता है। हम ना पेशेंट से कोई पैसा लेते हैं ना सरकार से कोई ग्रांट लेते हैं। ये जितना भी काम पिछले 19 सालों से चल रहा है ये पूरा डोनेशंस पे चल रहा है। और तकरीबन होम केयर के लिए हमारे पास आजकल 160 प्लस पेशेंट्स हैं जो घर पे रहते हैं। इसके अलावा हम डॉक्टर्स, नर्सेज इनके भी ट्रेनिंग्स लेते हैं पैलिएटिव केयर में, यानी जो हम वेदना उपशमन का काम करते हैं उसके बारे में ट्रेनिंग्स भी हम लेते हैं। नर्सिंग के स्टूडेंट्स का हमारे यहाँ ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है। सोशल वर्क जो MSW कर रहे हैं बच्चे, वो भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग के लिए आते हैं। इस तरह से ये काम चलता है। थैंक यू। 2 अलग प्रश्न है आपके, अलग अलग उत्तर देता हूँ। तो काफ़ी लोग आ रहे हैं, काफ़ी लोग उत्सुक हैं जानने के लिए कि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तो नेटवर्किंग काफ़ी अच्छा हो रहा है यहाँ पर। दूसरा, हम लोग क्या करते हैं, तो हमारा स्कूल है नागपुर से 45 किलोमीटर दूर, खापा से 4 किलोमीटर और आगे। हमारे स्कूल का नाम है अभ्युदय ग्लोबल विलेज स्कूल। यहाँ पर हम 22 गाँव से बच्चों को लेते हैं और ड्रॉप भी करते हैं और उनका शिक्षण करते हैं। तो लगभग 340 बच्चे हमारे यहाँ स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं अभी। और स्कूल जो है वो किसी भी गांव में नहीं है, गांव से बाहर है। शिक्षा के अंदर हमने अलग अलग चीज़ों को इंटीग्रेट किया है। खेल, उसमें खो खो, कबड्डी, म्यूज़िक, थिएटर, आर्ट, बिजनेस, इन सारी चीज़ों को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं मेन स्ट्रीम एजुकेशन में। उसके माध्यम से बच्चे हमारे यहाँ पे सीखते हैं। और ये सारी चीज़ें हम लोग NEP 2020 जो भारत सरकार का जो पॉलिसी आई है उसके अनुसार हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग ऐसी ही कुछ चुनिंदा स्कूलों में से हैं जो NEP आने के पहले से इन चीज़ों पर काम कर रही थी और हम काफ़ी हद तक उसको भी पार कर चुके हैं। बच्चों से बहुत कम फीस ली जाती है, 5 से 6 हज़ार रुपये साल की एजुकेशन की फ़ीस है, बाकी ट्रांसपोर्ट की अलग है। और हम लोग समाज पर आधारित स्कूल हैं, समाज मदद करता है इसलिए हम लोग स्कूल चला पा रहे हैं अभी। ग्रामीण प्रतिष्ठान 2025 अभ्युदय सेवा प्रदर्शन कैसे लग रहा है आपको और अभी तक कैसा प्रतिसाद लग रहा है? ऐसा है, मैं डॉक्टर अजय सिंह राजपूत, रीजनल डायरेक्टर, रीजनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से हूँ। और यहाँ ग्रामीण ने हमको एज ए रिसोर्स पर्सन बुलाया ताकि हम प्राकृतिक खेती, जैविक खेती के बारे में कुछ NGOs को समझा सकें। तो मैंने ऐसे देखा है यहाँ काफ़ी संस्थाएं आई और बड़ा अच्छा काम किया है ग्रामीण ने। और इसमें हर किसी को प्राकृतिक खेती की ज़रूरत है। तो उनकी जो बहुत सारी संस्थाओं से हमारी बातचीत हुई है, वो हमारे RC बन सकते हैं, जिनको बोलते हैं रीजनल काउंसिल। बड़ा अच्छा लोगों का रिस्पांस है। और ये हर कोई, एक तो आपको पता है कि हर कोई अच्छा खाना चाहता है, लेकिन अच्छा आएगा कहाँ से? ये केवल प्राकृतिक खेती से ही संभव है या जैविक खेती से संभव है। तो इसमें क्या है कि किसानों को जानकारी देना, उनके साथ हैंड होल्डिंग करना। तो भारत सरकार कृषि मंत्रालय का एक बहुत बड़ी स्कीम चल रही है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग चल रहा है, जिसमें अभी भारत सरकार कृषि मंत्रालय के अंतर्गत हमारा जो राष्ट्रीय जैविक प्राकृतिक खेती केंद्र गाजियाबाद में है, हम एक वहाँ पर हमारा PGS इंडिया का सेक्रेटरीट भी है वो। तो हमारे निदेशक और हम सब लोग मिलके ये सब पूरे देश में एक मुहिम चला रहे हैं कि ऐसे जो प्राकृतिक किसान हैं उन सब का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। एक पोर्टल लेके आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, एक ऐप का अभी लॉन्च करने जा रहे हैं। एक बड़ा प्रोग्राम होगा जिसमें जितने भी देश के जो नेचुरल फार्मर हैं, पहले तो लोग प्राकृतिक खेती पे जाने के पहले लोग जो है केमिकल फार्मिंग कर रहे थे, जैसे आपको पता है यवतमाल वगैरह, पेस्टिसाइड और इन सब से बहुत क्या हो रहा है आपको पता है। तो अब
ऐसे केमिकल फार्मिंग को हम ऑर्गेनिक फार्मिंग लाना चाहते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग से अब नेचुरल फार्मिंग पे फोकस है भारत सरकार का, इसलिए नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग आ गया है। उसी के अंतर्गत एक सर्टिफिकेशन किया जाता है जिसको बोलते हैं नेचुरल फार्मिंग सर्टिफिकेशन सिस्टम। तो ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिनको अभी हम लोग नेचुरल फार्मिंग में ले जा रहे हैं, और यहाँ 125 से अधिक 125 लाख से भी अधिक 1,25,000 से अधिक किसान अभी हमारे हो चुके हैं, और अभी आगे भी हम लोग इनको बढ़ा रहे हैं। तो मान के चलिए कि 1 करोड़ का 1 करोड़ किसानों को लेके आने का एक लक्ष्य रखा गया है इस योजना के अंतर्गत, और क्लस्टर वाइज ही किया जा रहा है। बहुत ही बढ़िया है। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा प्रयास है। यहाँ पूरा हम 8 स्टेट में देखता हूँ, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, इसमें आंध्र प्रदेश है, गुजरात है और महाराष्ट्र है। यहाँ बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ग्रामीण को मैं धन्यवाद देता हूँ, खासतौर पे जो हमारे इसके सचिव हैं जो संजय सराफ जी, इन्होंने बड़ा अच्छा प्रयास किया है और हम सबको आमंत्रित किया। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, और आपकी संस्था को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप बहुत अच्छा कवरेज कर रहे हो और किसानों को और जागृत करिए, प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाइए। अब लौट चलें प्रकृति की ओर, जैविक खेती की ओर, प्राकृतिक खेती की ओर। धन्यवाद। ग्रामीण 2025 किस तरीके से देखते हैं? अभ्युदय सेवा प्रदर्शन, इसको किस तरीके से देखते हैं? ये रूरल इंडिया को थोड़ा सा और ज़्यादा डेवलप करने के लिए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए जो मुहिम चलाई गई है, कैसे देखते हैं? एक तो पहले ही ग्रामायण का हम अभिनंदन करते हैं। इस तरह का अभ्युदय के नाम से जो सेवा प्रदर्शन शुरू किया है, ये बहुत महत्व का भी है कि गाँवों में कई पूरे राज्य के कई क्षेत्रों में लोग अपने विषयों को लेकर काम कर रहे हैं। पता भी नहीं होता है कि क्या कर रहे हैं, अपना सारा लाइफ उन्होंने उसमें दिया होता है, तो उनकी पहचान हो। और शहरों में हम लोग जो है, बहुत सारे लोग ऐसा है कि उनको लगता है कि कुछ मदद करूं, मैं कुछ दूँ, लेकिन उसको पता नहीं होता है कि हम किसको दें। इसका एक मिलन वाला जो कार्यक्रम है इसमें, ये बहुत सुंदर प्रक्रिया है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। अभी भी लोगों की पहचान हो रही है आपस में, और काफ़ी संस्थाएं और हैं कि जिसमें अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। तो इसमें 3-4 साल में यह प्रक्रिया बहुत आगे बढ़ सकती है, उसको सातत्य से हम शुरू करेंगे। अभी ये दूसरा ही साल है, तो मैं शुभेच्छा देता हूँ कि ग्रामायण को और इस अभ्युदय प्रदर्शनी के लिए। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, 64 लगभग स्टॉल लगे हुए हैं, हर कोई अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कर रहा है, कहीं ना कहीं उनको भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो क्या लगता है कि ग्रामायण से वो मोटिवेशन उनको मिल पा रहा है? ये ग्रामायण ने इसी मोटिवेशन को लाने के लिए सबको एक जगह है। एक्चुअली लोग आपस में समझ रहे हैं कि दूसरे ने क्या काम किया है, दूसरे लोग कौन से इशू पे कर रहे हैं। एक तो वहाँ से सीख भी रहे कि इसको भी मैं कर सकता हूँ, और दूसरे लोगों को भी पता चल रहा है कि ये काम को मैं मेरे काम से जोड़ सकता हूँ, क्योंकि काम तो बहुत अलग अलग है ना, तो हमारे काम को उसको जोड़ भी हो सकता है। तो एक्चुअली उनका उद्देश्य यही है कि यहाँ से वो प्रेरणा अलग अलग लोगों से ले। फिर इस प्रदर्शन को लेने के लिए बहुत सारे लोग भी आ रहे हैं कि जिनसे मोटिवेशन हम कर सकते हैं। ऐसे लोगों के परिचय हो रहा है, उनके ये देख रहे, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। ग्रामीण प्रतिष्ठान 2025 किस तरीके से इसको देखते हैं, जो अभ्युदय सेवा प्रदर्शन है, और 64 से ज़्यादा यहाँ पे स्टॉल्स है जो आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं, उनका ये बढ़ रहा है नेटवर्क, किस तरीके से काम किया जाता है, कैसे मोटिवेशन उनको मिलता है। तो जो ग्रामायण का उद्देश्य था, क्या लगता है वो फुलफिल हो पा रहा है? ग्रामायण का उद्देश्य जो है संस्थाओं को साथ में लाना, सब तो ये फुलफिल हो रहा है। मैं शर्मिष्ठा गांधी आरोह संस्था की संस्थापक हूँ और 21 साल से हम ये क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ग्रामायण ये प्रदर्शनी एक माध्यम है सब लोगों से मिलने का, जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो उससे परसों से बहुत अच्छा इंटरेक्शन हो रहा है सबसे, और बहुत संस्थाएं कुछ काम करें, एक दूसरे से जुड़ के काम बढ़ाने की भी हम कोशिश कर रहे हैं, और टाई अप्स हमारे हो रहे हैं यहाँ पे। दूसरा एक है ये जो यहाँ पे डायरेक्टली बात नहीं कर रहे हैं, जो शायद आज बताएंगे कि ग्रामीण अभ्युदय एक बहुत अच्छा सलाहकार समिति है ग्रामीण के पास, जो संस्थाओं को मदद करता है। आरोह भी एक संस्था है जिनको एक ग्रामीण मदद कर रहे हैं पिछले साल से। तो वो सब मदद ये कि अगर आपकी संस्था बढ़ रही है तो उसको आपके सिस्टम कैसे होने चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन कैसा होना चाहिए,
ये जो स्टाफ ट्रेनिंग है तो काफ़ी सिर्फ प्रदर्शन ही नहीं लेकिन ग्रामीण की तरफ से ये सलाह भी बहुत अच्छे से वो देते हैं और संस्थाओं को मदद करते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। ग्रामायण प्रतिष्ठान 2025 से अनिल सामरे जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आज जो समापन दिवस है किस तरीके से देखते हैं, जो इतना अच्छा प्रतिसाद मिला है, कैसे देखते हैं इसे? नहीं, ये तो बहुत आनंद का विषय है कि नागपुर के लोग तीनों दिन बहुत बड़ी संख्या में और सतत आ रहे हैं। प्रदर्शन शुरू हुआ तब से ऐसा कोई क्षण नहीं गया कि नए लोग नहीं आ रहे हैं। तो हमारी यही इच्छा थी कि लोग आए और समाज में अच्छे अच्छे चलने वाले जो काम हैं वो देखें और उससे कुछ प्रेरणा लेकर खुद कामों में जुट जाए, उनको यथाशक्ति मदद करे। तो वो हो रहा है, इसका बड़े समाधान हमें है। हमने जैसे देखा है कि ये जो इतने भी स्टॉल्स लगे हैं ये कोई ना कोई अपने क्षेत्र में एनजीओज में काम कर रहे हैं, किस तरीके से इनको प्रतिसाद मिला है और जैसे इन लोगों को कितना बेनिफिट हुआ है? जो हम लोग टारगेट लेकर चल रहे थे कि रूरल इंडिया तक बात पहुंचनी चाहिए, वो कैसी पहुंच रही है? नहीं, हर स्टॉल पे आप जाकर देखेंगे तो लोग अपने नाम लिखवा रहे हैं और वहाँ पर उनका काम समझ ले रहे हैं। उसके बाद में इनसे जुड़ेंगे, लोग फ़ोन करेंगे, कुछ उनको आर्थिक मदद भी करेंगे और क्या कहते हैं अपने कार्यकर्ता के रूप में भी जोड़ेंगे। तो सारी संस्था उसमें बहुत समाधानी है कि हम लोग दूर दूर से आए, कोई पूना से आए, कोई ठाणा से आए, कोई नगर से आया, तो सबको लगता है कि हम यहाँ पर आए तो उसका बहुत लाभ हमें मिल रहा है। और यही हमारी इच्छा थी कि सारी संस्था को बल मिले, ताकत मिले और उनका काम और प्रभावी हो, तो वो हो रहा है। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, इस बार 58 के करीब स्टॉल्स थे, हर बार मैं यही पूछा हूँ कि आने वाले समय में क्या इसका स्वरूप और बड़ा हो सकता है, और अगर बड़ा होगा तो कहाँ पे इसको किया जा सकता है? क्योंकि नागपुर के लोग तो काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न नज़र आ रहे हैं इन सब चीज़ों से, तो क्या और भी लोगों को इससे जोड़ा जाएगा, जैसे गोवा हो गया या महाराष्ट्र से बाहर भी ले जाया जाएगा? नहीं, अभी कुछ उसके बारे में कहना ठीक नहीं है, लेकिन अभी संस्था 62 हो गई है। 4 संस्था बाद में आई हैं कि हमको कहीं भी जगह दे दीजिए, तो उनको हमने अकोमोडेट किया है। तो संख्या तो अभी भी उनका फ़ोन है कि हम अभी नहीं आ पाए या हमें देर से पता चला, हमको अगले समय में अभी हमारा बुकिंग आज ही कर लो। तो निश्चित रूप से हम यह और बड़ा करने की कोशिश करेंगे और लोगों की भावना है कि आप अलग अलग जगह करो, पूना में करो, संभाजीनगर में करो, तो आगे देखते हैं कैसा कर सकते हैं और सबका विचार लेकर करेंगे। एनजीओ नहीं है, सहकार का कार्यक्रम है और इसमें संदेश भाई जो है ये अच्छा प्रचारक है, उदय भाई प्रचारक है, ये देश भर के प्रचारक है, ये महाराष्ट्र और देश भर में ये भी जाते हैं। और ये विशेष रूप से किसान के कपास का सूत, किसान की अर्थव्यवस्था, फिर ये हैंडमेड होममेड है, मतलब किसी के घर में रोजगार प्राप्त होना चाहिए और पर्यावरण की सुरक्षा, इको फ्रेंडली है। तो इस उपक्रम को लेके हम चल रहे हैं। लोक स्वराज का उपक्रम है। लोक स्वराज मतलब लोगों की अर्थव्यवस्था बने, जो पैसा है वो टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी के घर में न जाते हुए वो लोगों के घर में जाए, मतलब वो किसी पूंजीपति के यहाँ नहीं जाना चाहिए, लोगों के घर में जाना चाहिए। तो ये जो सहकारी उपक्रम है और इसका एक हमारा दर्शन है, रामराज व्यवस्था करके, व्यवस्था के ऊपर दर्शन देना समाज में। और ये जो साधु चलते हैं उस साधुओं के लिए, उनके पेट की व्यवस्था के लिए छोटा सा उपक्रम लोक स्वराज का ये किया जाता है। साथ में सद्भावना फाउंडेशन भी है और ये गौ सेवा का भी काम है। आपने राजीव दीक्षित जी एक नाम सुना होगा, तो राजीव दीक्षित जी से ज्ञान लेके हम लोग उनके जाने के बाद अभी 15-16 साल हुए हमको। राजीव दीक्षित जी ने जो ज्ञान यज्ञ भारत देश में शुरू किया था, उस ज्ञान यज्ञ को हम जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं हमारी क्षमता अनुसार। ये जन कल्याणकारी समिति करके एक एनजीओ है, इसका ऑफिस नागपुर में है और कार्य क्षेत्र फ़िलहाल नागपुर ज़िले में है। 40 गांव में इसका काम चालू है अभी। इसमें जल संवर्धन का काम मुख्यतः हम करते हैं। उसके साथ साथ में बच्चों के लिए 40 गांव में बाल संस्कार केंद्र अभी अविरत चालू है और आरोग्य का भी काम है। और उसके साथ में महिलाओं का सबलीकरण, इसके ऊपर भी काम है। महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से कापड़ी पिशवी, शर्ट पैंट, इसका प्रशिक्षण भी देते हैं। कुल मिला के अभी तक 450 महिलाओं को हमने प्रशिक्षण दे चुके हैं। उसमें से 60 ऐसी महिलाएं हैं जो अपने पैरों पे अभी खड़ी हो गई है। जनधन विकास परिषद ही लोकांना वनस्पती परिचय प्रशिक्षणाचे कार्यक्रम देते
भारतामध्ये 80,000 मेडिसिनल प्लांट आहे. त्या प्लांटमध्ये 48,000 मेडिसिनल प्लांट आपल्याकडे आयुर्वेदमध्ये आपण 450 मेडिसिनल प्लांट वापरतो. होमिओपॅथीमध्ये फक्त 350 वापरतो. 2021मध्ये वर्ल्ड ट्रेडिशनल मेडिसिनल हब भारत सरकारने जामनगर गुजरातमध्ये बनवलेला आहे. त्याच्या माध्यमातून अवेअरनेस प्रोग्राम म्हणून लोकांना माहिती, वनस्पतीची परिचय लोकांना नसल्यामुळे फक्त ही संस्था वनस्पतीचा परिचय देते. नमस्ते, मेरा नाम दुर्गा चेड़े है और मैं मुकबदिर निवासी शाला सावनेर से हूँ. हमारी स्कूल करीबन 32 ईयर्स से सावनेर में काम कर रही है और ग्रामीण भाग के बच्चों के ग्रामीण एरिया के बच्चों के लिए ये निवासी स्वरूप में काम करती है. यहाँ पे बहुत से लोग जो यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं वो इस स्कूल के बारे में बहुत सी हमको इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और आगे चल के वो हमसे जुड़ने की भी कोशिश करेंगे. रामायण के माध्यम से हमको आज ये यहाँ पे उपलब्धि मिली कि हम हमारे स्कूल के बारे में इसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे सके. हमारे बच्चों ने ये जो चीज़ें बनाई हैं वो भी बच्चों लोग पूछ रहे हैं और इसके कारण हमको जो ये प्लॅटफॉर्म मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार, आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी ही संस्था 1984 पासून काम करते आहे आणि मेन आमचं जे आहे ऑफिस ते कुरखेडा गडचिरोली आहे आणि नागपूर आणि 6 डिव्हिजनमध्ये सुद्धा हे काम चालू आहे. यामध्ये प्रामुख्याने 6 इश्यूवर आमचं काम आहे. त्यामध्ये आरोग्य, शिक्षण, शाश्वत उपजीविका, महिला सक्षमीकरण आणि दिव्यांग मुलं-मुलींसाठी प्रशिक्षण आणि त्यांचं पुनर्वसन हा कार्यक्रमसुद्धा आमच्याकडे राबविला जातो. आणि तसंच आमच्याकडे काही प्रोडक्ट पण आहे, म्हणजे ते पण शुद्ध आहे. हनी आहे, मोहाचे लाडू आणि हातसडीचा तांदूळ, हे सगळं प्रोडक्टसुद्धा नॅचरली तिथे प्रोसेसिंग युनिट असल्यामुळं तिथे प्रोसेस करून व्यवस्थित ते केलं जातं आणि त्याद्वारे सुद्धा एक प्रकारे महिला सक्षमीकरणाचं काम केलं जातं. तो ये था ग्रामायण प्रतिष्ठान 2025 अभ्युदय सेवा प्रदर्शन, जिसमें बहुत सारे लोग, लगभग 64 लोगों ने यहाँ पर अपने एनजीओज का प्रमोशन किया, बताया कि उनका एनजीओ किस तरीके से काम करता है और कैसे गरीब तबके तक जो गांव में लोग रहते हैं, रूरल एरिया में लोग रहते हैं, उन तक कैसे पहुंचता है और कैसे उनके जीवन को और बेहतर बनाता है. ये तो 2025 का माहौल था, लेकिन 2026 में यहाँ के आयोजकों ने कह दिया है कि 2026 में आने वाला जो ग्रामायण रहेगा वो इससे भी भव्य रहेगा, इससे भी दिव्य रहेगा. अब ये देखना है कि रूरल इंडिया में किस तरीके से इस डेवलपमेंट को पहुंचाया जाता है, क्योंकि ग्रामायण 2025 एक अच्छी पहल है, एक सकारात्मक पहल है. वीडियो जर्नलिस्ट विलास के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महाराष्ट्र DV24 नागपुर.